दुनिया के हर मुल्क में इंसानियत की हिफाजत के लिए जरूरी है इंसाफ। इसीलिए सारी दुनिया इंसाफ की तराजू पर ठहरी हुई है। दुनिया के सारे मजहब और इंसाफ की आवाज है, रहो और रहने दो, जियो और जीने दो। लेकिन अगर कोई मुल्क इंसाफ का खून करता है तो अमन की बुनियादें हिल जाती हैं, बगावत के शोले भड़क उठते हैं और इंसाफ डगमगा उठता है। रियासत की एक जांबाज बहादुर का वहशियाना ढंग से खून किया है। सबूत से ये जाहिर हो चुका है कि ये खून तुमने जानबूझकर किया है। क्या इसके बारे में तुम कुछ कहना चाहते हो? बहुत कुछ, अगर अदालत उसे गौर से सुने। अदालत जरूर सुनेगी। मुझे अपनी सफाई में सिर्फ इतना ही कहना है कि मैंने खून जरूर किया है और इससे पहले भी बहुत से खून किए हैं, लेकिन हुकूमत ने यह जानते हुए भी कि मैंने खून किए हैं, मुझे कभी अदालत में खड़ा होने नहीं दिया है। मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि मैंने दुश्मन से मोर्चा लेते वक्त सैकड़ों इंसानों को अपनी तलवार से मौत के घाट उतारा है। अपनी बंदूक की गोलियों से हजारों को उड़ा दिया है, गांव के गांव जला दिए हैं। लेकिन हुकूमत ने उस खूंरेजी के बदले, उन वहशियाना कारनामों के बदले मुझे इनामात दिए हैं, तरक्कियां दी हैं, मेरी तारीफें की हैं। खामोश, इंसाफ को बेकार की बातों में उलझाने की कोशिश न करो। तुमने उस वक्त जो कुछ भी किया मुल्क के लिए किया और मुल्क की बेहतरी और अमन के लिए किए हुए ऐसे कारनामे जायज तस्वर किए जाते हैं और मुल्क की रियाया के लिए ऐसे खून जुर्म करार दिए जाते हैं। क्या मुल्क की रियाया और मुल्क ये दोनों अलग अलग हैं? तुम कहना क्या चाहते हो? जिसे सदर साहब बहादुर और जांबाज समझ रहे हैं, दरअसल वो कमीना और मक्कार था। मैंने उस वक्त उसका खून किया जब वो एक भोली भाली लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। उस लड़की की चीखों पुकार सुनकर मेरा खून खौल उठा और मैंने उसकी गर्दन उड़ा दी। तो तुमने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, तुमने मुल्क के इंसाफ पर एतबार न किया, तुमने हुकूमत को बेकार समझा और खुद अपने हाथों से फैसला कर दिया। तुम्हारे ख्याल में मुल्क की अदालतें बेकार हैं, मुल्क का कानून लंगड़ा है,
जो कुछ किया उसकी सजा तुम्हें भुगतना होगी। अगर इंसाफ यही कहता है तो मुझे हर सजा मंजूर है। तो सुनो, जसपाल के खून के जुर्म में तुम्हें मौत की सजा मिलना चाहिए थी, लेकिन तुम्हारी पुरानी कारगुजारियों और मुल्क की खिदमत को मद्देनजर रखते हुए तुम पर रहम किया जाता है और तुम्हें उम्र कैद की सजा दी जाती है। रहम मुझे नहीं चाहिए। ये रहम नहीं, धोखा है। मेरी सच्चाई की बेइज्जती है। उड़ा दीजिए मेरी गर्दन, उड़ा दीजिए मेरी गर्दन। ले जाओ इसे। खुशू जी राकेश अभी तक नहीं आया? नहीं तो क्यों? जरा भोंदू को हमारे पास भेज दो। अच्छा। मालिक, भोंदू, लाल दरवाजे के ठीक सामने एक कच्चा सा घर है, वहां एक सिपाही रहता है, भूपेंद्र। वहीं तुम्हें राकेश मिलेगा, उसे बुला लाओ। ये भूपेंद्र कौन है? तुम नहीं जानती उसे, मगर हम जानते हैं। मैं जानता हूं रज्जो कि तुम्हारा भाई बेगुनाह है, मगर कानून के सामने किसी का जोर नहीं चलता। आज से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर है। तो मगर तुम ये क्यों भूल रहे हो कि तुम हुकूमत के उस सदर के लड़के हो जो सैकड़ों की किस्मत बदल सकता है, और मैं एक मुजरिम की बहन हूँ। इससे क्या होता है? हुकूमत का कानून ही कानून नहीं, इंसान के अपने जज्बात होते हैं, अपने उसूल होते हैं। मैं तुम्हारे लिए हर मुसीबत का मुकाबला करूंगा रज्जो, हर मुसीबत का। छोटे मालिक। भोंदू, तुम यहाँ? बड़े मालिक ने आपको बुलाया है, अभी इसी वक्त। लेकिन उन्हें यह कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? जो कुर्सी पर बैठकर सारी रियाया का इंसाफ करते हैं, भला उनसे क्या छुप सकता है? अच्छा रज्जो, मैं चलता हूँ, कल आऊंगा। आ गया तू? माँ, माँ, जल्दी से कुछ खाने को लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। समोसे? हाँ, तुझे पसंद है ना? तो खिलाओ अपने हाथ से। कब तक बच्चा बना रहेगा? वो तेरी शादी की बातचीत कर रहे हैं, अब तो बच्चों की सी हरकतें करता है। लेखा। आज वो तेरे लिए कई बार पूछ चुके हैं। सिपे सालार की लड़की देखी है तूने? हाँ, देखी है। आधी पागल है, मालिक ने चाहा तो कुछ दिनों में पूरी पागल हो जाएगी। कौन कहता है वो पागल है? मैं कहता हूँ पिताजी, मैंने उसे कई बार देखा है। फिर तू ही बताना बेटे, तुझे जो लड़की पसंद है उसी से तेरी शादी कर दी जाए। मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ माँ, आप लोग शायद उसे मंजूर ना करें। कौन है वो लड़की? वही जिसके बेगुनाह भाई को आपने उम्र कैद की सजा दी। राकेश, जानते तुम क्या कह रहे हो? अच्छी तरह जानता हूं। मैं उस लड़की की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने का वादा कर चुका हूं। तुम्हें ये वादा तोड़ना होगा। मैं मजबूर हूं पिताजी। क्या कहा? तुम मजबूर हो? तुम एक गुनहगार की बहन की मोहब्बत पर अपने खानदान की इज्जत कुर्बान करना चाहते हो? तुम हमारे इंसाफ के उजले दामन पर धब्बा लगाना चाहते हो? कानून भले ही उसे गुनाहगार करार दे, मगर मैं उसे बेगुनाह समझता हूं। राकेश, तुम अपने बाप के किए हुए इंसाफ की तौहीन कर रहे हो। तुम अपने मुल्क के कानून पर कीचड़ उछाल रहे हो। ये न भूलो, उस खूनी को सजा का हुक्म मैंने सुनाया है। मैंने। इसीलिए तो मुझे रज्जो की जिम्मेदारी उठाने का वादा करना पड़ा।
आपके कानून ने कभी यह भी देखा है कि उसकी तलवार कितने बेगुनाहों को ज़िबा करती है? सजा पाए हुए लोगों के सहारे जिंदगी गुजारने वालों का क्या इंतजाम किया है आपके कानून ने? खामोश! मैं ये बेकार की दलीलें सुनना नहीं चाहता। तुम्हें यहाँ रहना, तुम्हें उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं रखना होगा, वरना चले जाओ यहाँ से। मेरा तुम्हारा ऐसी कोई वास्ता नहीं। मुझे मंजूर है। ये तो क्या कर रहा है बेटा? चल माफी मांग ले उनसे। माफी मांगने को मैंने कोई गुनाह नहीं किया माँ। जिंदगी में हर आदमी के अपने अपने असूल होते हैं। मैं किसी भी हालत में अपने असूलों का गला नहीं घोंट सकता। राकेश, राकेश, वो सच में चला जा रहा है, वो चला जाएगा। रुक जा बेटे, रुक जा। मैं कहता जाने दे। नालायक बेटे की तो मरना नहीं अच्छा। नहीं, मैं इसे नहीं जाने दूंगी। राकेश रुक जा, राकेश, रुक जा राकेश। ऐसे मेरे नाम के साथ तेरे नाम का कोई रिश्ता नहीं रहेगा, समझ लो। आज इस घर के दरवाजे तुम पर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। ये तुमने क्या किया राकेश? मेरे लिए माँ बाप का साया भी छोड़ दिया। एक ना एक दिन तो छोड़ना ही पड़ता रज्जो, क्योंकि मेरे और उनके उसूल अलग अलग हैं। हम आज ही रात इस शहर को भी छोड़ देंगे। एक बार फिर सोच लो राकेश। सब कुछ सोचकर ही तो घर से निकला हूँ रज्जो। तो फिर ठीक है, हम लोग आज ही यहाँ से चले जाएंगे। रज्जो, सरगम, ओ सरगम, हाँ, आ गए तुम। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्यों क्या? अंदर तो आओ, फिर बताती हूँ। आज मैं तुम्हें ऐसा काम करके बताऊंगी कि तुम खुशी के मारे नाचने लगोगे। अरे नाच तो मैं उसी दिन से रहा हूँ जिस दिन मेरी और तेरी शादी हुई थी। क्या कहा? यहाँ से आ रही हो। अरे, मगर ये सब क्या माजरा है? डरो नहीं, जो मैं करती हूँ बस देखते जाओ। अरे पर ये सब क्या कर रही है? ठहर जाओ, बताती हूँ। देखो, मुझे टोको नहीं, रोको नहीं। अब मेरा असली काम शुरू होता है। काम क्या करेगी? अरे ये मिर्चों का धुआं देकर क्यों मेरी आँख फोड़ रही है? आके नहीं फोड़े बोंधू, तुम्हारे सर की बला उतार रही हूँ। अरे बला उतार रही है या बला डाल रही है? क्यों मेरी जान ले रही है? जानते हो मेरे मन की मुराद पूरी होने के बाद क्या होगा? मेरा जनाजा उठेगा। और फिर वही बकवास, जनाजा उठेगा। मैं कह रही हूँ तुम्हारे सर की बला उतरते ही इस घर में कोई हंसेगा, कोई रोएगा। मुझे शर्म आ रही है, शर्म आ रही है। जल्दी जना, तू आई पलक मेरी चुनी को भर दे, मेरी चुनी को। आपका मेरा छुटकारा कर। आज तो पहला ही दिन है, अभी तो तुम्हें 3 महीने तक इन्हीं मिर्चों की धुनी खानी पड़ेगी। पूरे 3 महीने? हाँ, मुझे शर्म आती है, तभी तो तुम बाप बनोगे। अरे बाहर में क्या है, बाप बनना। अरे मुझे बाप बनाते बनाते कहीं तू बेवाना बन जाना। आज औलाद पाने की खुशी में फूली नहीं समा रही, कल कहीं रोना ना पड़े। जानती है मालिक के यहाँ क्या हुआ? क्या हुआ? अरे आज बाप और बेटे में ऐसा झगड़ा हुआ कि बड़े मालिक ने छोटे मालिक को घर से निकाल दिया। तो क्या मालकिन ने जरा भी रोकने की कोशिश नहीं की? अरे कोशिश तो बहुत की, मगर बेचारी सीढ़ियों से गिर पड़ी, तब से बेहोश पड़ी है और राकेश राकेश पुकार रही है। राकेश अभी तक नहीं आया, न जाने कहाँ हो। आप उसकी तलाश भी नहीं करते। तुम
चुपचाप लेटी रहो। कैसे चुपचाप लेटी रहूं? कैसे कलेजे पर पत्थर रख लूं? मैंने 3 गुलाब से फूल गवा कर राकेश का मुंह देखा था। आपने उसे भी मदद कर फेंक दिया। आपको जरा भी दया नहीं आई। ऐसे नालायक बेटे से तो बेटे का न होना ही अच्छा। कौन कहता है मेरा राकेश नालायक था? नालायक नहीं तो और क्या। जानती हो, वो खूनी लुटेरे भूपेंद्र की बहन को साथ लेकर शहर से भाग गया है। तुम्हारे ये आंसू चंद दिनों में सूख जाएंगे, मगर मैंने तुम्हें उन आंसुओं से बचा दिया है जो जिंदगी की आखिरी सांस तक बहते रहते हैं। बेहतरी इसी में कि यही समझ लो कि जहां वो 3 चले गए, ये चौथा भी मर गया। ऐसा न करे। मालिक करे वो 100 बरस जी, जहां भी रहे सुखी रहे। कौन हो तुम? मैं समाज हूँ। मेरी आंखें दुनिया की अच्छाइयां नहीं देखती, बुराइयां देखती हैं। मेरे हाथ रहमो करम के लिए नहीं उठते, सजा के लिए उठते हैं। मैं दो मोहब्बत भरे दिलों को मिलाता नहीं, जुदा करता हूँ। मैं समाज की कोई परवाह नहीं करता। दुनिया की कोई भी ताकत रजनी को मुझसे नहीं छीन सकती। चले जाओ यहाँ से। जाने इस मुसीबत से कब छुटकारा होगा। चुप रहो जी, अब तो हमेशा के लिए छुटकारा हो गया। हाँ तुम खोलना। बोलती हूँ, भरे जा रहे हैं, सीखे जा रहे हैं, जैसे कोई जुलम हो रहा है। जानते हो, मालिक ने हमारी सुन ली। तुम्हारे सर की पलक चल गई और मेरे पाँव भारी हो गए। तेरे पाँव भारी हो गए? वाह 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 वाह। अरे मगर तू तो सर से पाँव तक भारी है। मगर तुम समझे नहीं। नहीं मतलब ये है, हाँ? मैं माँ बनने वाली। अरे अरे तू माँ बनने वाली है और मैं बाप? नहीं नहीं
मैं बाप अरे बाप, अरे मारे मेरी सरगम, अरे अब मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगा, कभी नहीं टोकूंगा। अरे जितना मिर्च मसाला चाहे डाल दे, नाक में डाल दे, आंख में डाल दे, कान में डाल दे, मुंह में डाल दे, और बस बस मेरी सरगम। इस तरह गुमसुम क्यों बैठी है तू? कुछ तो है, बता ना क्या बात है, तुम्हें मेरी कसम। रज्जो, 3 महीने हमें यहाँ आए हुए हो गए, मगर गुजारे का कोई जरिया हाथ नहीं लगा। बस इतनी सी बात है। मेरा दिल कह रहा है आज तुम्हें जरूर काम मिलेगा। लो दूध पी लो। क्यों, क्या आज फिर माँ की याद आ गई? हाँ। क्या तू अपनी माँ को भी भूल गया? राकेश, राकेश। आज ये क्या बात है? सारा बाजार सुनसान पड़ा है। ए भाई, जान प्यारी तो फौरन भाग जाओ, वरना बेमौत मारे जाओगे। ऐसी क्या बात है? तुम्हें मालूम नहीं, लोहागढ़ का पहलवान शेरे बबर पागल हो गया है। उसने कई आदमियों का खून किया है। हुकूमत ने उसे पकड़ने वाले को इनाम देने का ऐलान किया है।
बहादुरी पर। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजेश। राजेश, जो काम हुकूमत के सिपाही न कर सके तो तुमने कर दिखाया। तुमने सारे शहर की मुसीबत दूर कर दी। इसलिए इस शख्स की गिरफ्तारी के लिए मुकर्रर किया हुआ इनाम हुकूमत तुम्हें देगी। इनाम? हाँ, आओ मेरे साथ। बहादुर राजेश! बहादुर राजेश! बहादुर राजेश! बहादुर राजेश! 6 महीने हो गए। तू कब आएगा बेटा? काशू, क्यों रोजाना ये दूध का गिलास रखकर उसका इंतजार करती है? गुजरे हुए जमाने की तरह जो चला गया वापस लौट कर कैसे आ सकता है? अब तो इस ममता किसी ने पत्थर रख लो और उसे भूल जाओ। ऐसा न कहिए, वरना मेरे विश्वास की पतली सी डोरी जिसके सहारे मैं जी रही हूँ टूट जाएगी। वो आएगा, जरूर आएगा। मालिक, बादशाह सलामत ने आपको इसी वक्त याद फरमाया है। बहुत अच्छा। सदर आला रविंद्र, जानते हो हमने तुम्हें किस लिए बुलाया है? नहीं हुजूर आला। तो सुनो, लोहागढ़ का वो इलाका जो कई साल हुए हमने फतह किया था, उसमें एक ऐसी जमात पैदा हो गई है जो हुकूमत के पैरों को डगमगा देना चाहती है। उस जमात ने वहां के सूबेदार को परेशान कर रखा है, हवालातें तोड़ दी, शाही खजाने लूट लिए, वहां की रियाया का चैन व मन खतरे में पड़ गया है। हम चाहते हैं कि तुम लोहागढ़ जाकर इस बदअमनी को दूर करो। बसर चश्म, मेरे आका मैं वहां पहुंचकर बागियों का सर कुचल दूंगा। हम उस सूबे की हुकूमत के तमाम इख्तियारात तुम्हारे सुपुर्द करते हैं। जब तक उस इलाके में पूरी तरह अमन कायम न हो जाए, तब तक तुम वहीं मुकीम रहो। जो हो, बंदा बहुत जल्द लोहागढ़ के लिए रवाना हो जाए। सरगम, 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 ये क्या हो रहा है? देखते नहीं मौसम भी चूस रही हूँ। आजकल मुझे मछली बहुत आती है। मछली? अरे ये मछली क्यों आती है सरगम? मैंने कितनी दफा कहा है कि अब मुझे तुम सरगम मत कहा करो, छलिए की माँ कहा करो। छलिया? तो तुमने लड़के का नाम भी रख लिया। अगर लड़के की जगह कहीं लड़की हुई तो जल्दी कहेगी। अरे मगर लड़के कैसे होगे? मैंने इतना मिर्च मसाला फूंक कर तुम्हारी बला जो उतार दिए, और फकीर ने कहा है कि जरूर लड़का ही होगा। लड़का ही होगा? हाँ। खैर वो तो वक्त आने पर मालूम हो जाएगा। तुम जल्दी लोहागढ़ चलने की तैयारी करो। लोहागढ़ क्या? अरे भाई, वहाँ मालिक जा रहे हैं और हमें भी उनके साथ चलना है। सरगम, ये सुना है कि लोहागढ़ की आबो हवा बड़ी अच्छी है। वहाँ जितने बच्चे पैदा होते हैं लोहे की तरह मजबूत और तेरी तरह मोटे ताजे होते हैं। सरगम, सरगम, हाँ। क्या सोच रही है? कुछ नहीं। अरे चल, अच्छा ही होगा। चल जल्दी सामान बांधे, चल। रखिए और खा लो। अरे इतनी तो खा चुकी, अब क्या पेट भरेगी? नजर लगा रहे हो? लगा। नहीं, मैं लेके चलूं। मैंने कहा ना। अब कैसी तबीयत है? ठीक है, यही रेस्ट चक्कर से आ गई थी। चक्कर? तुम्हारे गुलाबी चेहरे की रंगत भी तो पीली पड़ गई है। चलो हटो। हाँ, तुमने कुछ सुना? क्या? पड़ोस वाली बुढ़िया कह रही थी ये बागियों की एक जमात है जो हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश कर रही है। कल रात उन्होंने सरकारी कैदखाना तोड़ के सारे कैदियों को आजाद कर दिया है और हुकूमत के सिपाही उन कैदियों को वापस पकड़ने के लिए दिन रात एक कर रही है, हर घर की तलाशी ले रही है। कौन? रजनी? भैया, भैया। आप? रजनी, तुम यहाँ कैसे? माफ कीजिएगा, हम दोनों ने शादी कर ली है। शादी? हाँ भैया, आप सजा हो जाने पर इन्होंने मुझे सहारा दिया
जिसकी वजह से इनको अपने माँ बाप का साथ भी छोड़ना पड़ा। अगर ये ना होते तो न जाने मेरी क्या हालत होती। तो क्या मैं ये समझूं कि तुम सुखी हो? बेहद। लेकिन आप? मैं कैद खाने से भागा हुआ एक कैदी हूँ। हुकूमत मेरा पीछा कर रही है। हुकूमत के दरिंदों से बचने के लिए मैं यहाँ चला आया था, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मगर सुनिए तो। नहीं, अगर हुकूमत के सिपाही यहाँ आ गए तो तुम दोनों पे मुसीबत आ जाएगी। कानून अपनी आंखों से नहीं, शहादत की आंखों से देखता है। भैया। रज्जो, ये रास्ता बहुत कांटों से भरा हुआ है। मैं बागियों की जमात का एक सिपाही हूँ, और उस जमात के हर सिपाही का ये फर्ज होता है कि वो माया, मोह, ममता सबका बलिदान कर दे। माँ, बाप, बहन, भाई, बगावत भी कितनी बुरी चीज है। हुकूमत के जुल्म का हद से गुजरना ही बगावत की बुनियाद है रजनी। लेकिन हुकूमत से टक्कर लेना भी तो आसान नहीं। कहीं भैया का ये कदम गलत तो नहीं? भूलती हो रज्जो, इंसानियत और इंसाफ के लिए उठाया हुआ कदम कभी गलत नहीं होता। हुकूमत की वो दीवारें जिनकी बुनियाद जी हजूरी और गुरूर के पत्थरों पर खड़ी हूं, उन्हें हिलाना हर इंसान का फर्ज है। अब कौन आया? चल, मैं देखता हूँ। क्या बात है? यहाँ एक फरार कैदी आया है। जाओ, घर की तलाशी लो। ये आपसे किसने कहा? हमारे सिपाहियों ने उसे इस घर में दाखिल होते हुए देखा है। ये झूठ है, यहाँ कोई नहीं है। इससे उसे कहीं फरार कर दिया तो उसके बदले इसे गिरफ्तार कर लो। नहीं नहीं, ये क्या कह रही हैं आप? खामोश! ये कहाँ का इंसान? चुप रहो! चलो! नहीं नहीं, छोड़ दीजिए नहीं, ये बेगुनाह है, छोड़ दीजिए नहीं, भगवान के लिए छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। इसका नाम? राजेश। क्या यही है वो शख्स जिसने कैद खाने से फरार होने वाले कैदी को अपने घर में पनाह दी थी? जी हाँ हुजूर, इस आदमी में बला की ताकत है। अगर इसे जिंदा छोड़ दिया गया तो यह हुकूमत के लिए खतरनाक साबित होगा। अदालत इसके लिए उम्र कैद की सजा तजवीज करती है। ये क्या रजनी, तुम रो रही हो? हिल गई? जहरीले बड़े बड़े पहाड़ों को भी हिला देते हैं राज। लेकिन रास्ते में गड़े हुए पत्थर तो लाख ठोकरें खाकर भी नहीं हिलते रजनी। मैं पत्थर नहीं, इंसान हूँ राज, इंसान हूँ, इंसान हूँ। चलो। बेटी रज्जू। चाची, चाची मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अब बेटी को क्या करोगे? ऐसा न कहो, उस आने वाले का तो ख्याल करो जो तुम्हारे आदमी की अमानत है। उसने अपने लिए नहीं, लेकिन उसके लिए तो जीना ही होगा। चाची। हुकूमत के बागियों को गोली से उड़ा दो। इनके घरों को आग लगा दो। इन बागियों को कैद खाने में डाल दो।
सदर आला, आपके हुक्म की बराबर तामील हो रही है। हमारी फौज को कई बार गोलियां चलानी पड़ी, सैकड़ों घरों में आग लगानी पड़ी और कितने ही सरकशों को सीचों में बंद करना पड़ा। सूबेदार साहब, हुकूमत के बागियों के सर कुचलने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, कोई ऐसा काम न किया जाए जिससे कि बेगुनाह और वफादार रियाया को तकलीफ हो। हाँ, जिन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है उन पर बाकायदा मुकदमे चलाए जाएं, सबूत हो जाने पर उन्हें सरेआम गोली से उड़ा दिया जाए। जो हो यही होगा। यही हो। तुम सब मुजरिम हो। तुम लोगों ने शाही खजानों पर डाका डाला, कैद खाने तोड़कर हुकूमत के कैदियों को फरार होने में मदद दी, सरकारी सिपाहियों को मौत के घाट उतारा। कानून तुम्हें बागी करार देता है। अदालत आला तुम सबको लिए सजाए मौत तजवीज करती है। ले जाओ इन्हें। ऊपर वाले अजय, तुम क्यों रो रहे हो? सरगम, दर्द तुझे हो रहा है और रोना मुझे आ रहा है। तेरा ये तड़पना मुझसे देखा नहीं जाता। मैं कह रही हूँ तुम चुप हो जाओ। इसी दिन के लिए तो, इसी दर्द के लिए तो मैंने तुम्हारी आंखों में इतनी मिर्चें झोंकी थी, इतनी धुनी दी थी। सरगम, अगर ऐसी बात है तो मिर्चों की धुनी और दे मेरी आंखों में, ताकि दर्द मुझे हो और बच्चा तुझे हो। घबराते क्यों? आते जन्म में यही होगा, बच्चा भी तुम्ही को होगा और दर्द भी तुम्ही को। अभी तो जल्दी जाओ, दाई को बुला के लाओ, मीना दाई को। उसके पेट में भी दर्द हो रहा है। क्यों मेरा सर चकराए दे रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम? उस बुढ़ी को पकड़ के लाओ। मेरा छलिया दुनिया में आने के लिए कितना तड़प रहा है। छलिया, क्या वो आज ही आ जाएगा? मेरे मालिक, मीना दाई, मीना दाई, मीना दाई, मीना दाई। ना जाने कितने लोगों की खुशामतें करके यहाँ तक पहुँच पाई हूँ बेटा, सिर्फ ये कहने के लिए कि रजनी की हालत बहुत खराब है। वो बेचारी आज सुबह से ही दर्द के मारे बहुत परेशान है। तो क्या? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कह नहीं सकती आज रात को क्या हो। उसकी हालत इतनी नाजुक हो गई है कि उसका बचना मुश्किल है। क्या? उसकी हालत इतनी नाजुक हो गई है कि उसका बचना मुश्किल है। उसकी हालत इतनी नाजुक हो गई है कि उसका बचना मुश्किल है।
आ गया हूँ रज्जू। तुम आ गए? हाँ। अब क्या होगा? क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन बुरा किया तुमने, मैं तो बनी नहीं। तुम फिर पकड़ेंगे तो इसका क्या होगा? किसका क्या होगा? इसका जिसने मेरा सब उठा जा रहा है। रज्जू, रज्जू, संभालो, इस खिड़की के रास्ते से फरार हो गया, मगर ये लाश ये उसकी बीवी की है, मगर इसका हाल का बच्चा कहाँ गया? मालूम होता है वही उठा कर ले गया। और कौन ले जाएगा? तब तो बचकर कहीं नहीं जा सकता। तुम सारे महल्ले को घेर लो, हर घर पर नजर रखो। मैं सदर साहब से इस महल्ले की तलाशी का परवाना लेकर आता हूं। जी जनाबे वाला, एक खतरनाक कैदी ऐसे फरार हो गया है। हमें शक है कि वो महल्ले के किसी मकान में छुपा हुआ है, इसलिए हमें हर घर की तलाशी का परवाना चाहिए। क्या नाम है उसका? राजेश। तूफान से फायदा उठाकर वो 40 हाथ ऊंची दीवार फांद कर निकल गया। 40 हाथ ऊंची दीवार? जी। वो वहां से फरार होकर सीधा अपने घर पहुंचा और अपनी मरी हुई बीवी के पास से 12 घंटे पहले पैदा हुए बच्चे को लेकर भाग गया। जाओ उसे तलाश करो। कौन था ऐसे तूफान में? कोतवाल किसी फरार कैदी की तलाश में था, सारे मोहल्ले की तलाशी का परवाना लेने आया था। कैदी? और इस मोहल्ले में? होगा कोई कानून का दुश्मन। ये क्या गिरा? बिल्ली उल्ली होगी, मैं देखती हूँ। राकेश, तुम्हारा राकेश। राकेश, मेरा बेटा राकेश। बेटा, तू यहाँ इस हाल में? अभी बताता हूँ, पहले इसे संभालो। क्या है ये? तुम्हारा बदनसीब पोता, जिसकी माँ अभी अभी मेरे हाथों में सौंप कर इस दुनिया से चल बसी है। मैं इसकी हिफाजत कैसे करूंगा? जेल से भाग कर आया हूँ, हुकूमत के सिपाही मेरा पीछा कर रहे हैं। उन्हीं की नजरों से बचने के लिए यहाँ चला आया था। मुझे क्या खबर थी कि तुम यहाँ मिल जाओगी। लो, संभालो इसे।
तूने ऐसा क्या किया बेटा जो तुझे जेल जाना पड़ा और वहां से भागना पड़ा? कानून की तलवार मेरी गर्दन को ताक रही है और मैं मौत के दरवाजे पर खड़ा हूँ। अरे क्या हुआ? बड़ी देर हो गई। पिताजी, माँ, पिताजी को ये ना मालूम हो कि मैं यहाँ आया था और उन्हें ये भी ना बताना कि ये उनका पोता है। तुम्हें मेरे साथ की कसम। लेकिन बेटा। लेकिन कुछ नहीं। मुझसे वादा करो कि इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं बताओगे। बेटा। वो तो यही आ रहे हैं, मैं जाता हूँ। कहीं उन्होंने मुझे देख लिया तो। अरे कहाँ हो तुम? क्या बात है? बड़ी देर हो गई। क्या बताऊं? ये देखिए। क्या ये? बच्चा। बच्चा? किसका बच्चा है? मालूम नहीं किसका है। जब मैं यहाँ आई देखा तो दरवाजा खुला है और ये दरवाजे के पास पड़ा है। लेकिन दरवाजे की कुंडी तो मैंने अपने हाथों से बंद की थी और वो अभी तक बदस्तूर बंद है। वो तो मैंने अभी बंद की। मैं इस बात को नहीं मानता। जरूर यहाँ कोई आया है तो दीवार बंद क्या है। लेकिन उस आने वाले को तलाश करने से फायदा क्यों नहीं? आखिर पता तो चले कि वो है कौन जो अपने पाप को हमारे पल्ले बांध गया। तुमने भी उठा के कलेजे से लगा दिया। नहीं से मैं कहता हूँ। क्या कहते हो? इस फूल से बच्चे को तूफान में फेंक दो? ये फूल नहीं, कांटा है, स्पोलिया है। आपके लिए होगा, मेरे लिए तो एक मासूम बच्चा। उसमें कैसे समझाऊं ये कौन है? ये शैतान का बच्चा है। आप चुप भी रहिए ना। क्यों किसी को शैतान कहते हो? लीजिए, मैं अभी खिड़की बंद करके आती हूँ, फिर ऊपर चल के इसके बारे में सोचेंगे। लीजिए, लीजिए ना, जरा ऊपर लेते दिए। लीजिए, राकेश को लेकर लेते थे। लीजिए, चलिए ऊपर, मैं खिड़की बंद करके आती हूँ। चलिए। रो मत बे। अब मैं यहाँ भी कैसे ठहर सकता हूँ? अगर किसी को मालूम हो गया तो पिताजी की उम्र भर की वफादारी पर धब्बा लग जाएगा। लेकिन बेटा, माँ, आज से उसी को अपना बेटा समझो। मैं वादा करता हूँ कि मरने से पहले एक बार जरूर आऊंगा और तुम्हारे हाथ से दूध पीऊंगा। लेकिन माँ, किसी को ये ना मालूम हो कि ये किसका बच्चा है। तुम्हें मेरी सौगंध। अरे कहाँ रुक गई? ये तो गरीब पीरा है, बरस पीरा है, जान थोड़ा संभाल। बस गाली की तरह ठंडा हो गया है। क्या करूं? भोंदू भी तो यहाँ नहीं है, करदम भी आज नहीं आई। ओहो, सारा बदन ठंडा हो गया। और ये भी जानती हो, इसे यहाँ देखकर मेरा खून ठंडा पड़ रहा। क्यों? ये उसका पाप है जो कैद खाने की 40 हाथ ऊंची दीवार फांद कर भाग गया। गिरफ्तार करने के लिए इस वक्त सारी हुकूमत एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लगाने दो, मुझे तो ये मालिक ने दिया। क्या कहा? मैं कहती हूँ बच्चे के ही सड़कों पे पड़े हुए मिलते हैं। मैं तो कहती हूँ देवता आया और दरवाजा खोलकर मोतियों की मुट्ठी मेरी झोली में डाल गया। अब मैं कभी इसे दूर नहीं करूंगी। कुसु, उनका बच्चा तूफान की सर्दी में अकड़ गया है। इसे माँ के सीने की गर्मी चाहिए। मैं इसे अपने सीने से लगा कर रखूंगी ताकि ये जिंदा रहे। दुनिया में आया है तो बड़ा होकर फूले फले।
कि अभी अभी लोहागढ़ की कैद से जो शख्स फरार हुआ है और जिसकी गिरफ्तारी में हुकूमत अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रही है, उसे तलाश करना होगा। क्यों? वो बहुत काम का आदमी है, उसे तलाश करके अपने गिरोह में शामिल करो। उसका नाम क्या है? उसका असली नाम तो राकेश है, मगर अब उसने नाम बदल लिया है। इस वक्त उसका नाम राजेश है। राजेश? अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तुम्हारे दोस्त हैं? दोस्त? हाँ, हम उन सब लोगों के दोस्त हैं जो हुकूमत के दुश्मन हैं। लेकिन मैं तो हुकूमत का दुश्मन नहीं हूँ। ना सही, मगर हुकूमत तो तुम्हारी दुश्मन है। हुकूमत की हजारों आंखें तुम्हें अंधेरे में ढूंढने के लिए बेचैन है। अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो जानते हो क्या होगा? जानता हूँ, जिंदगी मौत में बदल जाएगी, लेकिन मैं मौत से नहीं डरता। ये हैं वो लोग जो हुकूमत के सताए हुए हैं। इनके घरों में आग लगा दी और इन्हें घर से बेघर कर दिया। ये वो अभागी औरतें हैं जिनका सुहाग सिंदूर हुकूमत के काले दामन से पोंछ दिया गया। ये वो यतीम बच्चे हैं जिनके सरपरस्त गोलियों से उड़ा दिए गए। और ये हमारे मुल्क की वो माताएं हैं जिनके बच्चे इनकी गोद से छीन लिए गए। इनकी ममता आज भी ठंडी आहें भर रही है। इनका दिल पिघल पिघल के आंसुओं के साथ बह रहा है। ऐसी क्या बात है जो हुकूमत ने इन लोगों के साथ ऐसा जुल्म किया? सिर्फ इतना ही कि इन्होंने अपनी आजादी से प्यार किया। ये छोटा सा इलाका पुश्तों से हमारा था। आजादी के साथ यहाँ रहते थे, आजादी के साथ जीते थे, आजादी के साथ मरते थे। एक जालिम राज से हमारी आजादी बर्दाश्त नहीं हो सकी और उसने हमारे छोटे से इलाके पर हमला किया। उसने हमसे हमारी आजादी छीन ली। गजब हो गया। कल जो आदमी पकड़े गए थे उनमें भूपेंद्र कुमार भी पकड़ा गया। क्या? भूपेंद्र कुमार? भूपेंद्र कुमार कौन? हमारी आजाद फौज का एक जांबाज सिपाही। कहाँ ले गए उसे पकड़ के बाबा? दर्रे की तरफ। उसके साथ जितने भी आदमी पकड़े गए हैं उन सबको गोली का निशाना बना दिया जाएगा। तुम जल्दी जाओ और उन सबको मौत के मुंह से बचाओ। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ।
क्या किया? कुछ नहीं। उस दिन तुम्हें रजनी के साथ देखा था ना? राजेश, रजनी कैसी है? रजनी वो अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? क्या तुम्हें नहीं जानते हो? हाँ। तो फिर इनकी लाश को छू कर वादा करो कि जिस जालिम हुकूमत ने इनकी जान ली है उसे खत्म करने में तुम हमारा साथ दोगे। मैं वादा करता हूँ कि इंसाफ के लिए हुकूमत से लड़ूंगा। जिनके साथ नाइंसाफी होगी उनका साथ दूंगा। खजाने की लूट और बारूद खाने में आग लगाकर बागियों ने हुकूमत की बुनियादें हिला डाली, जिससे हमारी सिपाहियों के हौसले पस्त हो गए। सूबेदार साहब, हम ये मानते हैं कि बागियों में जरूर कोई ऐसी जबरदस्त हस्ती है जो अपनी बहादुरी और अक्लमंदी की दाद मांगती है, लेकिन हुकूमत फिर भी हुकूमत है और हुकूमत से टक्कर लेना पहाड़ के साथ सर टकराना है। सदर आला, मेरा तो ख्याल है इन सारे हंगामों में उसी शख्स का हाथ होना चाहिए जिसने शेरे बबर जैसे शैतान पर फतह पाई थी। बला की ताकत है उसमें। मेरे सामने उसने हुकूमत से टक्कर लेने की कसम खाई थी। तब तो यही कहना चाहिए, वही शख्स बागियों का सरदार है। जी नहीं, उन बागियों की सरदार एक लड़की है और ये शख्स उस लड़की का दायां हाथ है। उसका नाम जानते हो? जी हाँ, राजेश। और भूपेंद्र ने भी दम तोड़ने से पहले उसको राजेश के ही नाम से पुकारा था। उसकी एक तस्वीर भी है मेरे पास, जो उसे इनाम देते वक्त उतारी गई थी। क्या वो तस्वीर हमें दिखा सकते हो? क्यों नहीं, ये देखिए। क्या तू अपनी माँ को बिल्कुल भूल गया? तू अब कभी लौट कर नहीं आएगा। आ गया माँ, मैं आ गया। माँ, जल्दी से नाश्ता लाओ, बड़ी भूख लगी है। अभी लाती, जरा दम तो ले बेटा। अरे वाह, समोसे। हाँ, तुझे पसंद है ना? बहुत। खिलाओ अपने हाथ से। लिखा, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? आज तुम्हें बताना होगा कि तस्वीर किसकी है। आज तो फिर जिद करने लगा है। लिखा ले। आज मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक तुम इस तस्वीर के बारे में नहीं बताओगी। अगर तुम नहीं बताओगे तो आज मैं पिताजी से ही पूछ के रहूंगा। जरा इधर आओ। क्यों? क्या हुआ? इस तस्वीर को वहां से हटा दो। क्या मतलब? इस चिंगारी की इस बारूद खाने से
जिंदगी में जो एक बार देख चुकी हो उसे देखने की फिर कोशिश न करो। पर बात क्या है? जानना चाहती हो तो सुनो। इराकी प्रेस तुम्हारे राकेश के बारे में जो खबरें आ रही हैं उन्हें सुनकर दांतों तले उंगली दबाना पड़ती है। तुम्हारा राकेश ऐसी बिजली बनकर आया है जिससे हुकूमत आंखें चौंधिया गई है और हम परेशान हैं कि वो इंसान है या शैतान। कोई कुछ भी कहे, मगर मेरे लिए तो वो मेरा बेटा है। दुख तो मुझे इस बात का है कि दुनिया ये नहीं जानती कि मैं उसकी माँ। सिले हुए मुंह सिले ही रहने दो। जो चीज अंधेरे में छुपी रहती है उसकी पूजा होती है। इसलिए तो देवता नीले आकाश में छुपे रहते हैं। मेरी मानो वो तस्वीर वहां से हटा दो, वो तस्वीर वहां से हटा दो। अगर तुम्हें बागियों के अड्डे का पता चल गया है तो फिर एक काम करो, आज ही रात को चुने हुए पहलवानों को लेकर चोरी से वहां भेज दो और उनसे कहो कि वो बागियों की श्रद्धा उस लड़की को वहां से उठा लाए। याद रहे, ये बात बागियों को मालूम न होने पाए। जी। बागियों की सरदार। तुम बागियों की सरदार हो और बाबा सरप्रस्त। बगावत की ये लड़ाई रियाया और हुकूमत में नहीं बल्कि गद्दार और वतन प्रस्तों में है। हाँ, और गद्दार है इस इलाके का मौजूदा सूबेदार। उसने एक बादशाह की मदद लेकर इस आजाद इलाके को गुलाम बना दिया। मगर ये बाबा कौन है? बाबा यहाँ के पुराने वजीर हैं। यहाँ के लोग हर 5 बरस अपने लिए एक बादशाह एक वजीर का चुनाव करते थे और उन्हें ही अपना सरपरस्त समझते थे। तो बाबा यहाँ के चुने हुए वजीर हैं, लेकिन वो बादशाह कहाँ है? वो उस लड़ाई में काम आ गए। तो क्या तुम? हाँ, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। मैंने उनकी लाश पर कसम खाई थी, इस मुल्क की आजादी के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगी। राजेश, अगर बाबा की रहनुमाई और तुम्हारी बेमिसाल बहादुरी ने हमारा साथ दिया तो एक दिन जरूर हमारा वतन आजाद होकर रहेगा। इस बगावत की लड़ाई का अंजाम क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर चाहता हूँ कि इस मालिक की बनाई हुई दुनिया में कोई किसी का गुलाम न रहे। दुनिया का कोई मुल्क दूसरे मुल्क की आजादी पर डाका न डाले। हर इंसान को आजादी से जीने का हक हासिल हो ताकि दुनिया में अमन कायम रहे। तुमने अपना नाम नहीं बताया। रजनी। क्या कहा? रजनी। क्यों? चौंक क्यों पड़े? कुछ नहीं।
मैं ये कहने आया था कि हुकूमत को इस जगह का पता चल गया है। तुम आज ही सबको लेकर चीरवा की घाटियों में चली जाओ। वहाँ एक पुराना किला है, इसमें कई सुरंगें हैं। मुझे मालूम है बाबा। तो बस तुम सबको लेकर आज ही रात को कूच कर जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। जी हाँ। क्यों जी? वो तस्वीर वहाँ से कहाँ चली गई? तस्वीर? मैंने सारा घर छान मारा, कहीं मिलती नहीं। तब तो जुगली उठा के ले गया होगा। वो क्या करेगा उसको? अपने यार दोस्तों को दिखाएगा और क्या करेगा। लेकिन कहीं वो सूबेदार के घर ले गया तो ये तो बहुत बुरी बात है। कहाँ है वो? हाँ? जुगल! वो तस्वीर क्या हुई? कौन सी तस्वीर? वही जिसके बारे में माँ से पूछ रहे थे। मुझे क्या मालूम? झूठ बोलते हो? मुझे नहीं मालूम। झूठ! ग्यारह साल हो गए मगर जनाब का कहीं पता ना लगा। चल गया? आखिर छलिए को पता चल ही गया। किसका पता चल गया? आपका और किसका? 4.5 घंटे से आपको ढूंढ रहा हूँ। क्यों? बुलाया है, आपको बुलाया है। किसने? आज शाम को मोती झरने के नीचे आपकी बिल्ली ने बुलाया है। बिल्ली ने? हाँ, वही सूबेदार की लड़की रेखा, जो कभी रूठती है, कभी मचलती है और कभी बिगड़ती है और कभी प्यार करती है। बको मत। लो, बकना भी बंद। लेकिन जनाब, आज शाम को उसको मिलने के लिए जरूर चले जाना, वरना मेरा जीना। हाँ हाँ चला जाऊंगा, तुम जाओ अपने पैरे पर बैठो। अच्छा, जाता हूँ। जाओ। भाई वाह, घूमने के लिए यही जगह मिली। अगर यहाँ कोई बदमाश आ जाए और तुम्हें उठा ले जाए तो? किसकी हिम्मत है जो मुल्क के सूबेदार की लड़की की तरफ उंगली भी उठा सके? हुजूर, अब आप अपने तीर मारने की फहरिस्त सुनाइए। बात यह है रेखा कि अभी तक मुझे कोई ऐसा मौका ही नहीं मिला कि मैं तीर मारता, मगर हाँ, अब एक मौका हाथ आया है और मेरा ख्याल है कि मैं कामयाब होकर ही रहूंगा। यानी? मैं एक ऐसे शख्स को पकड़ना चाहता हूँ जो मेरे लिए सरदर्द बना हुआ है। अगर वो जिंदा है तो मैं उसे जरूर गिरफ्तार करूंगा। कौन है वो? एक ऐसा शख्स जिसे आज तक कोई नहीं जान सका। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ वो किस मिट्टी का बना हुआ है, उसकी हड्डियां किस फौलाद में ढली हुई हैं, जो सालों से जलती हुई जमीन पर घूम रहा है, बरसती हुई गोलियों के सामने सीना तान कर खड़ा है, गरजते हुए आसमान के सामने सर उठाकर ललकार रहा है, फिर भी न झुकता है, न हिलता है, न हचमचाता है। जुगल, अंधेरा हो रहा है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो, फिर कल सुबह ही हमें चीरवा की घाटियों की तरफ फौज के साथ कूच करना है। हाँ, जल्दी चलो। इस लड़के के हौसले तो बहुत बुलंद है। कौन होगा ये? मालूम होता है किसी बहादुर बाप का बेटा है। खैर कुछ भी हो, हमें इनसे तो मालूम हो गया। कल सूबेदार अपने लश्कर को लेकर हमारी खोज में निकल रहा है। क्यों? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ कहीं हमारा ये कदम गलत तो नहीं। भूलते हो राज, इंसानियत और इंसाफ के लिए उठाया हुआ कदम कभी गलत नहीं होता। हुकूमत की वो दीवारें जिनकी बुनियाद जी हुजूरी और गुरूर की ईंटों पर खड़ी हो, उन्हें हिलाना और इंसान का फर्ज है। रज्जो, शुक्रिया, आज तो बहुत आगे बढ़ गए। चलो चले। अपने गले लगा लो ऐ मेरे
बतलाऊं मैं कि तेरे घर में छाई उदासी मुझको अपने। उल्लू के पट्टे क्या कर रहा है? अरे अब्बा बता रहा हूँ डब्बा, प्याज खा के रियाज कर रहा हूँ आवाज बदलने की। आवाज बदलने की? कहीं का दिखाओ, देखो मेरी आवाज। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं जानते, मुझे क्या हो गया है? ये देखो, ये देखो, ये देखो, जगह पर है, अलामत। क्या समझ रहा है? अरे टुकड़े कर दूंगा। आप नहीं जानते ड्रामा। अरे अरे क्या हो गया तुझे? अभी रहने दो, कुछ क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे देखिए अब्बा, अब मैं आपकी आवाज सुनो। मेरी आवाज? हाँ सुनो, देखो सुनो। हाँ कहाँ जा रही हो? मैं नहीं जानता। मेरी सरसर और गमगम प्यारी सरगम, प्यारी सरगम उल्लू का पट्टार ही नहीं करता है। आपकी खेत की मूली है, मैं बड़े बड़े गलती हो गई, बड़े बड़ों की नकल करता हूँ। आप जानते हैं मैं जासूस बनूंगा, और जासूस बनने के लिए भेष बदलकर आवाज बदलनी पड़ती है, और मैं वही कर रहा हूँ। अब्बा मैं जा रहा हूँ। तू कहाँ जा रहा है? जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? जा रहा हूँ अपना चौकटा भिड़ाने के लिए। चौकटा? सभी लोग अपना चौकटा भिड़ाते हैं, मैं भी अपना चौकटा भिड़ाने के लिए जा रहा हूँ। मैंने भी एक लड़की तलाश कर ली है, आज उसी से अपनी मोहब्बत का फैसला करने के लिए जा रहा हूँ। बोलो, कुछ तो बोलो। पर वो लड़की है कैसी? बहुत ही खूबसूरत, बेहद चंट। चंट? तू चंट लड़की से शादी करेगा? मैं भी कोई मामूली चंट नहीं हूँ, पूरा अंत चंट हूँ। हम दोनों की जोड़ी ऐसी जमेगी, ऐसी जमेगी जैसे तीतर और बटेर। वाह वाह मेरे लाल जी, तीतर बटेर। पिपलिया घाट की पहाड़ियों में एक पुराना खंडहर है। वहाँ हर बुधवार की शाम को बागियों के खास आदमी जमा होते हैं। आज बुधवार है, तुम वहां जाकर पता लगाओ आया ये बात सच है या झूठ। उनमें एक लड़की भी है, उसका गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है। सुना है वही उनकी सरदार है। जी, मैं आज ही उसका पता लगाता हूँ। शाबाश। ये बाबा, बाबा, अरे बूढ़े बाबा, कितनी देर से बैठे हो यहाँ? देर से? जब से दुनिया बनी है तभी से। रजनी, बड़ी देर कर दी तुमने। ये कौन है? कोई पागल मालूम होता है। पागल? बुढ़े? ओ बुढ़े, सुनता क्यों नहीं? बुढ़े? मैं बुढ़ा नहीं हूं, जवान हूं। सारी दुनिया बुढ़ी है, मैं भी, तू भी, और ये भी। बुढ़े आदमी तजुर्बेकार होते हैं, और तू बेवकूफ है, इसलिए जवान है। ओह, ये तो सचमुच पागल है। मैं तो समझी हमारे दुश्मन का कोई जासूस इधर निकल आया है। खैर ये सब छोड़ो, काम की बात सुनो। कहो, क्या है? कल सूबेदार की हवेली पर रियासत के सारे हुक्मरान जमा हो रहे हैं, और हमने तय किया है कि ठीक उसी वक्त हवेली पर हमला बोल दिया जाए और सूबेदार को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, चलो। सूबेदार को मिलने जा रहा हूँ आपके सर पे।
बतंगड़ कहा जा रहा है मेरे सर पे। भाग जा यहाँ से। अगर मैं भाग गया तुम्हारे सर पे तो जमादार जी बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा तुम्हारे सर पे। मुझे क्या, मैं तो बागियों की खबर देने आया था तुम्हारे सर पे। क्या खबर लाया बागियों की? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तुम्हारे सर पे। अच्छा? मैं तो सूबेदार को ही बताऊंगा। वो क्यों? जमादार जी जो खबर मैं देने आया हूँ ना, उसके बदले में इतना इनाम मिलेगा कि आधा तुम्हें भी दे दूंगा तुम्हारे सर पे। सच? मुझे भी दोगी? जरूर दे देना मेरे सर पे। अंदर आओ। चलो। आज का मौका हमारे लिए एक सुनहरी मौका है। या तो बागी खुद ब खुद जाल में फंस जाएंगे, वरना आज ही रात हम उन पर हमला करेंगे। मुझे मालूम है कि हुकूमत के दुश्मन कहां छुपे हुए हैं। कौन है ये? जी, कहता है सूबेदार साहब को कोई खास खबर देनी है। क्या खबर है? आप ये सूबेदार साहब हैं? हाँ जी, वो बागियों की टोली। कहां है वो बागियों की टोली? वो आप ही की कोठी की तरफ आ रही थी कि रास्ते में क्या हुआ? रास्ते में बोलो, बोलते क्यों नहीं? का रास्ते में उनका जगह पे दिखा दो।
राकेश, बेटा, बेटा राकेश। हट जाओ माँ। बदमाश भाग जाएगा। वो बागी है, खूनी है, उसने सूबेदार का खून किया है। माँ वो इंसान नहीं है, शैतान है। नहीं, उसके हाथ में पिस्तौल है। मेरे घर में पुनः लेने क्या समझा था? तेरे बाप का घर है। यहाँ चुनाव की आखिरी कड़ी दम जैसी बचती बागियों का फैसला बादशाह के सामने होगा। हम आफरीन पुकारते हैं तुम्हारी कारगुजारी और बहादुरी पर। तुमने और तुम्हारे बहादुर बेटे जुगुल ने हुकूमत की वो खिदमत की है जिसके लिए तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हम इस खिदमत के सिले में तुम्हारे बहादुर बेटे जुगल को सिपह सालारी के ओहदे से सरफराज फरमाते हैं। हमें अफसोस है कि हम मरहूम सूबेदार को उसकी बहादुरी का इनाम न दें, मगर हम उसके कातिल को ऐसी सजा देंगे कि आसमान सी हो। कहाँ है वो मरदूम? ये है वो कातिल जिसने सूबेदार को कत्ल किया है। हम इसे ऐसी सजा देंगे देखने वालों की रूह कांप उठे। ले जाओ इन सबको। आज की रात इन्हें अपने गुनाहों की तौबा करने का मौका दिया जाए और कल इन्हें गोली से उड़ा दिया। और इस नामराद को जिसने हमारे सूबेदार की जान ली थी कल आवाम के सामने पेश किया है। कैदियों को बादशाह के हवाले कराए। हाँ। क्या फैसला होगा उनका? न सुनो तो अच्छा है। क्यों? आखिर मुझे पता तो चले जो बागी मेरे घर पर गिरफ्तार हुआ था
और जिस पर आपने गोली चलाई थी उसका क्या हुआ? और इस बहादुरी के सिले में आपको क्या इनाम मिला? बताइए ना, आखिर इस नमक हलाली और वफादारी के सिले में क्या इनाम मिला आपको? मेरा तो ख्याल है आपको जरूर कोई लंबा चौड़ा इलाका इनाम में मिला होगा। आज तो आपको खुशियां मनानी चाहिए कि आज आपका नाम वफादारों की फेहरिस्त में सबसे ऊपर लिखा गया है। आज आप मुल्क के सबसे आला वफादार और नमक हलाल साबित हुए हैं। नहीं, आज मैं हरगिज़ चुप नहीं रहती। जो तूफान 20 साल से मेरे सीने में घुमड़ रहा है उसे आज कोई नहीं रोक सकता। आज मैं इतना कहूंगी कि आज से काल के पर्दे फट जाए, कानून की बुनियादें हिल जाए, इंसाफ पुकार पुकार कर चीख उठे। बस करो खुशू, बस करो। तुम ये समझती हो कि ये बिजली सिर्फ तुम पर गिरी, मुझ पर नहीं। नहीं, अगर ऐसा होता तो आप भी मेरी तरह दिल मिला गए होते। आपका कलेजा पत्थर का है, पत्थर का। मैं जानती हूँ कि कानून की कड़ियां बहुत मजबूत है, मगर मैं भी देखती हूँ दूध में ज्यादा ताकत है या खून में। वाला, मैं उस बदनसीब के लिए रहम की भीख मांगता हूँ। क्या मतलब? जिस बागी ने हमारे सूबेदार का कत्ल किया उसकी जाबख्शी मांग रहे हो? गुस्ताखी माफ मेरे आका। वो एक ऐसी माँ की आंखों का नूर है जो आज मतवाकर 20 साल से उसके लिए आंसू बहा रही है। वो एक ऐसे बाप का बेटा है जिसने अपने फर्ज को अंजाम देने के लिए अपने बेटे की मोहब्बत का गला घोंट दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? कौन है उसका बाप? यही जो आपके हुजूर में खड़ा उस बदनसीब की जिंदगी की भीख मांग रहा। क्या ये सच है? ठीक उसी तरह जिस तरह दिन का सूरज और रात के चांद सितारे। लेकिन तुम्हारा बेटा जुगल है। जुगल मेरा बेटा नहीं है। अपने बेटे को जब मैंने घर से निकाल दिया तो उसकी मां के बहते हुए आंसुओं को रोकने के लिए जुगल को बेटा बनाकर मुझे घर में रखना पड़ा। लेकिन तुम हमसे वो चीज तलब कर रहे हो जो हमारे पंजे से निकलकर कानून की गिरफ्त में पहुंच चुकी। लेकिन अलीजा, कानून हमारा ही बनाया हुआ है, हम चाहे तो उसे बदल सकते हैं। अगर ऐसा होने लगा तो दुनिया में इंसाफ कहां रहेगा? इंसाफ यही कहता है, खून के बदले खून। अगर इंसाफ यही कहता है अलीजा, तो मैं भी मुजरिम हूं। मैंने भी हुकूमत आलिया की बेहतरी के लिए हजारों लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया है। मुझे भी ऐसी सजा मिलनी चाहिए। रमेश, तुम कानून का मजाक उड़ा रहे हो। मेरे आका, मेरी वफादारी और नमक हलाली का क्या यही इनाम है? तुमने जो कुछ किया है उसका बदला हुकूमत से तुम्हें मिल चुका है। दौलत, इज्जत, शोहरत, रुतबा, ये सब उसी वफादारी का इनाम है। लेकिन इससे बाप के दिल की भूख नहीं मिटती। अच्छा, एक माँ के कलेजे में सुलगती हुई आग नहीं पहुंचती। कुछ भी हो, कानून कानून है और इंसाफ इंसाफ। तुम जा सकते हो। सदर आला, आज का मुकदमा कितना पेचीदा है जिसे हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो और मुल्जिम भी जानता है। हम चाहते हैं कि ये मुकदमा इंसाफ की तारीख में एक मिसाल कायम करे। इसलिए हमारा फैसला है कि जिस तरह तुम आज तक इंसाफ करते रहे
उसी तरह इस मुकदमे का फैसला भी सुनाओ और इंसाफ की सही तस्वीर दुनिया के सामने पेश करो। लेकिन अलीजान, मैं... ये हमारा हुक्म है। हमारे हुक्म की तामील हो। जो हुक्म। अवाम को ये मालूम होना चाहिए कि ये मुल्जिम बागियों की जमात का एक ऐसा सरदार है जो 18 साल तक हुकूमत से टक्कर लेता रहा और जिसने हुकूमत के एक आला हाकिम को अपनी गोली का निशाना बनाया। कानून अपना फैसला सुनाने से पहले मुल्जिम से पूछना चाहता है कि क्या उसे अपनी सफाई में कुछ कहना है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैंने हुकूमत से कोई बगावत नहीं की। हमेशा जुल्म और सितम से बगावत करते हुए इंसानियत की मदद की है। हुकूमत के जिन आला अफसरों ने बेगुनाह रिया पर जुल्म किए, सिर्फ वही मेरी गोली का निशाना बने। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने कानून को अपने हाथ में लेकर उससे खेलने की कोशिश की। तुमने मुल्क के इंसाफ पर एतबार नहीं किया। क्या तुम इंसाफ के सामने ये कह सकते हो कि मकतूल सूबेदार तुम्हारी गोली का निशाना नहीं बना? मैं इस बात से कभी इनकार नहीं कर सकता। सूबेदार मेरी ही गोली का निशाना बना। तो इसका अंजाम भी सुन लो। मुजरिम को शेर के सामने डाल दिया जाए ताकि अवाम को मालूम हो जाए कि हुकूमत से बगावत करना, शेर को ललकारना है। तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश। मरने से पहले एक गिलास दूध पीना चाहता हूँ, एक ऐसी माँ के हाथ से जिसका बेटा जिंदा होते हुए भी मरा हुआ समझा गया हो। दुनिया में ऐसी बदकिस्मत माँ मेरे सिवा और कोई नहीं मिल सकती, इसलिए दूध का गिलास लेकर ही आई। जाने की इजाजत है? इजाजत है। तुम ये दूध इसे हरगिज नहीं पिला सकती माँ। क्यों? पहले तुम्हें ये बताना होगा ये कौन है। ये दूध का गिलास एक मुद्दत से मेरी नजरों में घूम रहा है। मैं जानना चाहता हूँ ये कौन है। सुन रहा है तू? देख रहा है अपने उस कसम का अंजाम? क्या अब मैं चुप रहूं? क्या अब मैं उस कसम का ख्याल रखूं? नहीं नहीं, आज मुझसे चुप नहीं रहा जाएगा। आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं सब कुछ बता दूंगी। ये मुझ बदनसीब का बेटा है और तेरा ये बाप है। ये तुम क्या कह रही हो माँ? ये तुमने क्या किया माँ? ये राज तक तुमने मुझसे क्यों छुपाया? इसलिए कि तुम बने रहो, माँ की ममता बनी रहे। पिताजी, पिताजी, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अपने जीते जी इन्हें शेर के मुंह में नहीं जाने दूंगा। यहाँ बना मैंने हुकूमत आलिया की जो कुछ भी खिदमत की हो, उसके बदले मैं इनकी जान बख्शी मांगता हूँ। मेरे आका, मैं आपसे इनके लिए रहम की भीख मांगता हूँ। जुगल, तो रहम की भीख मांगना कायरों और बुज़दिलों का काम है। तुम ये न भूलो कि तुम्हारी रगों में उस शख्स का खून है जिसने अपने असूलों पर कायम रहने के लिए बाप का साया छोड़ा, जंगलों में भटकते हुए जिंदगी से टक्कर ली और आज भी मौत के दरवाजे पर खड़ा हुआ मौत को ललकार रहा है। क्या तुम उसके बेटे होकर उसकी गर्दन झुकाना चाहते हो? उसकी पेशानी पर
बुज़दिली का दाग लगाना चाहते हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरी आंखों के सामने ये सब होता रहे और मैं खड़ा हुआ देखता रहूं? नहीं नहीं, मैं इन्हें शेर के मुंह में नहीं जाने दूंगा। हट जाओ जुगल, हट जाओ। इंसाफ का रास्ता रोकने की कोशिश न करो। ऐसा न हो दुनिया को ये कहने का मौका मिले कि सदर आला ने रहम की भीख मांगकर अपने बेटे को कानून के पंजे से बचा लिया और इंसाफ का गला घोट दिया, इंसाफ का दूध कर दिया। आप बेफिक्र रहिए सदर आला, इंसाफ का खून हरगिज नहीं होगा। एक लाचार और बेबस माँ उस दो जहां वाले मालिक की अदालत में खड़ी होकर इंसाफ मांग रही है। मालिक, तेरी अदालत से बढ़कर कोई अदालत नहीं। तू मेरे बेटे का इंसाफ कर और दुनिया को बता दे कि आज एक शेरनी के दूध में ज्यादा ताकत है या मेरे दूध में। चल चल जुगल। आखिर मालिक की अदालत के फैसले के सामने हमारे इंसाफ को सर झुकाना ही पड़ा। अब दुनिया का कोई कानून तुम्हें सजा नहीं दे सकता। तुम आजाद। पिताजी, हम तुम्हारी तारीफ करते हैं कि तुम आखिर तक अपने उसूलों पर कायम रहे। बेटे की मोहब्बत भी तुम्हें अपने उसूलों से हिला न सके। सच्चा इंसान वही है जो अपने उसूलों पर चट्टान की तरह खड़ा रहे। हम ऐलान करते हैं कि आज से लोहागढ़ का इलाका आजाद। दुनिया का कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क की आजादी पर डाका न डाले, ताकि दुनिया में अमन कायम रहे। हमारा यही उसूल होगा, यही कानून और यही इंसाफ। हमें यकीन है जब तक तुम जैसे बहादुर वतन में मौजूद हैं, इंसाफ हमेशा जिंदा रहेगा।